अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू पासबाने वतन। नाज़रीन, F4 फैंटम एक अमेरिकी 2 टैंडम सीट और 2 इंजन वाला लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक इंटरसेप्टर और फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट है, जो कि इनिशियली अमेरिकी नेवी के लिए डेवलप किया गया था। कोल्ड वार के दौरान बनाया जाने वाला ये बेहतरीन इंटरसेप्टर फाइटर जेट था। 1958 से लेकर 1981 तक ये प्रोड्यूस होता रहा और अमेरिका ने तकरीबन ऐसे 5000 फाइटर प्रोड्यूस किए थे, जो किसी अमेरिकी तारीख का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाने वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बनाते हैं। लेकिन इस फाइटर जेट की स्पीड मार्क 2.2 है और ये 18,000 पाउंड के वेपन्स कैरी करने की सलाहियत रखता है, जिसमें कई किस्म के एयर टू एयर मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और बॉम्ब कैरी करने की सलाहियत मौजूद है। ये फाइटर वियतनाम वार में कामयाबी से ऑपरेट होता रहा। इस जंग में यूएस एयर फोर्स, नेवी और बहरीन कोर के लिए एयर स्पेरिटी के तौर पर काम करता रहा है और मैरीन कोर के लिए एयर स्पेरिटी के तौर पर काम करता रहा है। नाज़रीन, इसी जंग के दौरान इस फाइटर जेट ने अमेरिका को 5 एसेस भी दिए हैं। एस ऐसे पायलट को कहते हैं जिसने अपने ही फाइटर जेट से दुश्मन के 5 या 5 से ज्यादा फाइटर जेट शूट डाउन किए हैं। तो नाज़रीन, ये इतना कामयाब फाइटर जेट साबित हुआ कि अमेरिका के 5 पायलट्स ने अपने अपने फाइटर जेट से 5 से ज्यादा दुश्मन के जेट्स गिरा दिए थे। अमेरिका ने ये फाइटर जेट्स खुद तो इस्तेमाल किए, लेकिन कई दूसरे ममालिक को भी बेचे, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसराइल, तुर्की, साउथ कोरिया वगैरह। लेकिन इस फाइटर जेट का अमेरिका के बाद जो सबसे बड़ा ऑपरेटर और प्राइमरी ऑपरेटर था वो था ईरान। ईरान ने ये तैयारे अमेरिका से ईरानी इनकलाब से पहले के दौरानिये में लिए थे, जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बेहतरीन दोस्ती थी। काफी ज्यादा अच्छे रिलेशन थे इनके। लेकिन अमेरिका ने 225 F4 फैंटम एयरक्राफ्ट ईरान को सेल किए थे और इन्हीं तैयारों का ईरान ने ईरान इराक वार में बेदरेग इस्तेमाल भी किया था, जैसा कि ऑपरेशन स्कार्स कोड में इस्तेमाल किया गया, जो कि इराकी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर पर अटैक था। नाज़रीन, इसके अलावा इराक की कई बेसिस पर भी कामयाब अटैक इसी एयरक्राफ्ट के जरिए किए गए थे। लेकिन इस जंग से पहले ही ईरान और अमेरिका के रिलेशन खराब हो चुके थे और इसी के चलते ईरान के पास मौजूद F4 फैंटम और दूसरे अमेरिकी तैयारे जो ईरान ने अमेरिका से हासिल किए थे वो तमाम के तमाम बेसहारा हो चुके थे। मतलब अमेरिका के बगैर ना इनकी मेंटेनेंस उस तरह से हो सकती थी और ना ही ओवरहालिंग और न ही इनके पार्ट्स अब ईरान को मिलने वाले थे। लेकिन 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ईरान अब भी F4 फैंटम इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के एयरफोर्स फ्लीट में अब भी अमेरिका के F4 फैंटम की तादाद बाकी के तैयारों से ज्यादा है, जो कि 64 है। बहुत सारे F4 फैंटम ईरान ने रिटायर्ड कर दिए हैं, लेकिन जो F4 फैंटम ईरान ने ऑपरेशनल किए हुए हैं, ये भी हैरानगी की बात है कि आखिर ये कैसे अब तक सर्विस में शामिल हैं, वो भी अमेरिका की असिस्टेंस के बगैर। अब तक तो ईरान को ऐसे सारे तैयारे रिटायर कर देने चाहिए थे। नाज़रीन, ईरान ये तैयारे रिटायर कर भी देता तो ईरान के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। मजबूरी है ईरान की इन्हें सर्विस में शामिल रखना और इन तैयारों को रेडी टू फाइट रखने के लिए ईरान काफी जतन भी कर रहा है। नाज़रीन, ईरान की इन कोशिशों में स्मगलिंग भी शामिल है। पहले ये जान लेते हैं कि जो एयरक्राफ्ट रिटायर हो जाते हैं इनके साथ क्या कुछ किया जाता है। रिटायर होने के बाद कुछ एयरक्राफ्ट को बोनयार्ड में भेज दिया जाता है। नाज़रीन, बोनयार्ड को एयरक्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। ये खुली फिजा में खुश्क इलाके में बनाया जाता है ताकि इन एयरक्राफ्ट को कम से कम जंग लगे। इन्हीं में से कुछ एयरक्राफ्ट के सही पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं और जो एक्टिव एयरक्राफ्ट होते हैं ये पार्ट्स उन्हीं के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। रिटायर्ड एयरक्राफ्ट सेकंड हैंड मार्केट में भी बिकते हैं, जो कि इन ममालिक को बेचे जाते हैं जिनका मिलिट्री बजट बहुत ही ज्यादा कम होता है। नाज़रीन, पाकिस्तान भी मिराज तैयारे ऐसे ही कई बार ले चुका है। कुछ एयरक्राफ्ट को म्यूजियम में रखा जाता है और कुछ को मोमेंट्स या मेमोरियल के तौर पर डिस्प्ले कर दिया जाता है और कुछ को लाइव फायर एक्सरसाइज के लिए टारगेट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कुछ एयरक्राफ्ट को रिसाइकल किया जाता है ताकि वैल्यूएबल मेटल्स निकाली जा सके, जैसे कि एल्यूमिनियम और टाइटेनियम वगैरह, और कुछ एयरक्राफ्ट को स्क्रैप या डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि इस एयरक्राफ्ट का मिसयूज ना हो सके। नाज़रीन, रिसेंटली अमेरिका ने एक यूएस ईरानियन सिटीजन पकड़ा है जो कि ईरान के लिए F4 फैंटम के कंपोनेंट्स, इसके पार्ट्स स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। नाज़रीन, जाफिर नादर, जो कि कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी प्रूव एरो कैपिटल से वाबस्ता है, इन पर इल्जाम लगा है कि ये कोई 30 एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स ईरान को एक्सपोर्ट करने वाला था, जिनमें ज्यादातर F4 फैंटम तैयारे के कंपोनेंट्स थे। जाफरी नादर ने इन कंपोनेंट्स को अमेरिकी सप्लायर से हासिल करके ईरान को सप्लाई करना था, जिसके ऑर्डर ये ईरान से ले चुके थे। मतलब ईरान ने पेमेंट जाफरी को कर दी थी। जाफरी का दावा है कि इसकी कंपनी ने इन पार्ट्स को इस्तेमाल करना था। तब अमेरिकी FBI का कहना है कि जाफरी ने ये पार्ट्स हासिल करके पहले UAE भेजने थे, जहां से ये ईरान को मुंतकिल होने थे। नाज़रीन, ताहम एक अमेरिकी एजेंट ने जाफरी की ये कोशिश नाकाम बना दी। दोस्तों, याद रहे कि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां आयद कर रखी हैं। ईरान ना तो किसी से मिलिट्री डील कर सकता है और ना ही कोई दूसरा मुल्क ईरान के साथ ऐसी कोई डील कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करेगा इस पर भी पाबंदियां लग जाएंगी। इसलिए ईरान अपने एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए ऐसी कोशिशें करता रहता है। हो सकता है ईरान ने इससे पहले भी F4 फैंटम के पार्ट स्मगल किए हों और पकड़ा अब गया हो, क्योंकि ईरान के पास एक और जबरदस्त अमेरिकी फाइटर है जो कि F-14 टॉमकैट है। ईरान इस फाइटर जेट के लिए भी माजी में यूएस बेस्ड
ईरानियन से सेकेंडरी मार्केट से पार्ट्स की स्मगलिंग करवा चुका है और इस एयरक्राफ्ट के लिए ईरान एक बार नहीं कई बार पार्ट्स की स्मगलिंग कर चुका है। नाज़रीन, ईरान के ये ऑपरेशन 1990 की दहाई से सन 2000 के मिड तक चलते रहे। ईरान इन्हें सेकेंडरी मार्केट से खरीदता था और थर्ड कंट्री के रूट्स के जरिए मंगवाता था। ताम इस तरह के वसी रास्तों के लिए पेचीदा और तकलीफदेह डॉक्यूमेंटेशन, लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, कार्गो और ट्रांसपोर्ट की जरूरत होती है और मुमकिन तौर पर इस तरह के कामों में शेल कंपनियों की इन्वॉल्वमेंट भी होती है जो खरीदार मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ काम करते हैं, जिनके जरिए ऐसी स्मगलिंग को मुमकिन बनाया जा सकता है। नाज़रीन, मार्च 1998 में फेडरल एजेंट्स ने ईरानियन बोर्न अमेरिकी सिटीजन को गिरफ्तार किया जो कि परवेज लावी थे। इन्हें लॉन्ग आइलैंड पर इनके घर से गिरफ्तार किया गया। इन्हें गिरफ्तार करने की वजह ये थी कि इन्होंने F-14 टॉमगेट के लिए स्पेयर पार्ट्स और TF-30 इंजन ईरान को नेदरलैंड के जरिए सप्लाई किया था। इन्हें 5 साल की कैद और $1,25,000 का जुर्माना किया गया था। नाज़रीन, 1998 में सैन डिएगो बेस्ड एयरक्राफ्ट पार्ट्स वेंडर ने अमेरिकन कस्टम ऑफिसर को बताया कि एक मल्टी कोर लिमिटेड कंपनी ने कैलिफोर्निया में इनसे रिक्वेस्ट की थी कि F-14 एयरक्राफ्ट के एयर इंटेक सील के बारे में से इन्फॉर्मेशन दे और जब एजेंट्स ने छानबीन की तो इस कंपनी के मालिक सईद हमायूं को गिरफ्तार कर लिया, जिनका ताल्लुक ईरान से था, जो ऐसे ही पार्ट्स ईरान से स्मगल करते थे। नाज़रीन, इस कंपनी के जब बैंक रिकॉर्ड्स देखे गए तो इस कंपनी ने टोटल 400 पेमेंट्स की थी, जिनका टोटल $2.5 मिलियन बनता था। ये कंपनी सिंगापुर के जरिए पार्ट्स ईरान को डिलीवर करती थी। यूएस अथॉरिटी ने इस कंपनी से जुड़ी मजीद 18 मुख्तलिफ कंपनियों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जो कि इस मल्टी कोर कंपनी को एयरप्लेन के कंपोनेंट्स प्रोवाइड करती थी। इस तरह 2003 में भी एक ईरानी को गिरफ्तार किया गया जिसने $8 लाख वर्थ के F-14 के कंपोनेंट्स ईरान को सप्लाई किए थे। नाज़रीन, याद रखे F-14 के कंपोनेंट्स हासिल करना ईरान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था क्योंकि ये वो वाहिद त्यारा था जो अमेरिका के अलावा सिर्फ ईरान के पास ही था। अगर अमेरिका ने ये फाइटर जेट किसी दूसरे मुल्क को भी बेचे होते तो ईरान के लिए आसान था इसके कंपोनेंट्स हासिल करना या दूसरे ममालिक से कोई थोड़ी बहुत मदद हासिल कर लेना या इसकी मेंटेनेंस वगैरह के लिए कुछ हेल्प ले लेना। लेकिन नाज़रीन, इसके बावजूद ईरान अमेरिका से इसके कंपोनेंट्स हासिल करने में कामयाब हुआ। नाज़रीन, ये तस्वीर 2020 के बाद की है जो कि इशारा करती है कि ईरान अपने कई F-14s को अपग्रेड कर चुका है या कर रहा है। इसी को देखते हुए अमेरिका ने अपने ज्यादातर रिटायर्ड F-14 को स्क्रैप या डिस्ट्रॉय करने का फैसला किया था ताकि इनका मिसयूज ना किया जा सके। इसके अलावा ईरान इन एयरक्राफ्ट के कुछ कंपोनेंट्स खुद से भी बना रहा है और कुछ एयरक्राफ्ट के लिए चीन की भी मदद ले रहा है। नाज़रीन, इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए ये चीज काफी है, लेकिन ये एयरक्राफ्ट आज के जदीद एयरक्राफ्ट का मुकाबला नहीं कर सकते। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।